संडे को जो तुम लोगों को मैंने सेल्फ एनालिसिस के लिए टेस्ट दिया था कि केमिकल बॉन्डिंग समाप्त हो चुका है, तो अपना एक टेस्ट कंडक्ट करके देखो कि कितने मार्क्स कैसे कैसे आते हैं। तो आज ऑलमोस्ट टेस्ट दिए हुए तुम्हें 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, तो एक बार हम चीज़ों को थोड़ा सा एनालाइज कर लें कि आपने जो डाउट्स भेजे हैं वर्सेस आपका जो भी कंसर्न है कि कहीं आंसर गलत है। मे बी आंसर गलत हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, आई डू एग्री। टाइपिंग एरर हो जाती है, कई बार ऊपर का नीचे लिख देते हैं, मे बी, ठीक है। आखिर कंटेंट है, तुम लोग सजेस्ट करोगे तो ही वो इम्प्रूव किए जाते हैं, उसमें ऑप्शंस है ना। तो अब इसमें हम लोग एक एक करके डिस्कशन करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 2, मुझे नहीं पता ये किसका डाउट है, बट ये एक अच्छा डाउट नहीं है। अगर किसी का भी एक आया है तो रीज़न आपको यहाँ पे सिर्फ इतना पूछा है कि इनमें से डायमैग्नेटिक स्पीशीज़ कौन सी होगी। आपको तुरंत जाना चाहिए था एमओटी बाबा के शरण में। एमओटी बाबा के शरण में हमने ट्रिक सीखी थी, अगर कभी भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या किसी भी स्पीशीज़ में ऑड आती है या फिर 10 या फिर 16 आती है। 10 और 16 वैसे तो एक इवन नंबर्स है, बट अगर ये भी आता है तो आप कहोगे कि आपकी वो पर्टिकुलर स्पीशीज़ कैसी है, पैरा है। क्या है, पैरा। और अगर आपके पास मान लेते हैं इवन नंबर आते हैं इलेक्ट्रॉन्स के 10 और 16 को छोड़कर, तो आपके पास वो पर्टिकुलर स्पीशीज़ कैसी है, डायमैग्नेटिक है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा इस सवाल में पूछने लायक, बताने लायक। O2 पॉजिटिव, 16 में से एक गया, 15 हो गया। 15 एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो डेफिनेटली ये स्पीशीज़ पैरा होगी। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 15। 15 एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के लिए वो स्पीशीज़ क्या होगी, पैरामैग्नेटिक। O2 माना कि 16 होता है, बट 16 आप लोगों के और 10 आपके एक्सेप्शन में आता है, तो ये स्पीशीज़ भी क्या होगी, पैरामैग्नेटिक। अब एक ही ऑप्शन बचता है जो डायमैग्नेटिक का होगा, वो है करेक्ट आंसर बी, ठीक है। पूछने लायक चीज़ें नहीं थी, बट कोई बात नहीं, गलतियां होती हैं, जिनमें भी हुई है सुधार के लिए टेस्ट लिए जाते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों का एक जीके फैक्ट का सवाल है, जिसे एक्चुअल में मैंने वीडियो में शायद बताया है, बट आधी अधूरी जानकारी के साथ बताया है। देखो, जब आप KF और HF को मिक्स करते हो तो आपका एक कंपाउंड बनता है KHF2, बट एक्चुअल में वो KHF2 कभी KHF2 के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमेशा आपको इस फॉर्म में एग्जिस्ट करके मिलती है। ये आपका वो उन पहले कंपाउंड में से एक था जिनके एग्जिस्टेंस को समझने के लिए कि आखिर ये किस फॉर्म में पाए जा रहे हैं, क्योंकि हम सोच रहे थे कि नॉर्मल KHF2 के फॉर्म में पाया जाएगा। अगर ये नॉर्मल KHF2 के फॉर्म में पाया जाता तो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती इनको तोड़ने में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही थी। तो इसके पीछे की केमिस्ट्री समझ नहीं रहे लोग कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो नहीं ये समझ में आया कि अच्छा KHF2 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे एग्जिस्ट करेगी जब वो चीज इस फॉर्मेट में, बराबर। तो इसीलिए जीके फैक्ट क्वेश्चन था, अपनी कॉपी की लाइन के ऊपर इसको लिख के रखना कि अगर KF और HF और कंबाइन करते हो तो बन जाता है, भले ही KH फॉर्म में करता है, और यहाँ पे कौन से प्रकार के बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो अगर यहाँ पे तुम लोगों का गलत भी हो गया है सवाल, तो इसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता, ये हो सकता था गलत। अच्छा हाँ, अब 9th वाले में श्रेयन ने कहा था कि आंसर में कुछ क्वेश्चंस में गड़बड़ी है, तो हाँ, इस क्वेश्चन के आंसर में गड़बड़ी है, आई डू एग्री। CO2 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2, या CO3 2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर होता है 1.33, रेजोनेंस अभी हमने सीखा था। कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है 3। बॉन्ड ऑर्डर जो है वो बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो जिसका जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उसका बॉन्ड लेंथ उतना कम। तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ ऑब्वियसली कार्बन मोनोऑक्साइड का होगा, तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो आपने काट देना चाहिए, ठीक है। ये आ गया कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आ गया कार्बन मोनोऑक्साइड। अब सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, CO3 2 नेगेटिव की, तो एक ही ऑप्शन है डी। तो एक्चुअल में ना इसका आंसर वहाँ पे इनकरेक्ट दिया है, इसको आप ठीक कर लेंगे, ठीक है। 9th वाले का। 10th में किसी ने डाउट नहीं पूछा है, हाँ 11th में डाउट पूछा गया है। 11th का देखते हैं क्या है ये चीज़। एक मॉलिक्यूल है XY2, अच्छा, जहाँ पे X सेंट्रल एटम है, तो मैं एक काम करती हूँ, ये मेरा X है, Y2 यानी कि
उसके आजू बाजू के आपके क्या कहते हैं उसको, साइड एटम्स, ठीक है, साइड रोल वाले एक्टर्स हैं। उस XY2 में आपको 2 सिग्मा बॉन्ड दिखते हैं और 2 पाई बॉन्ड दिखते हैं, ठीक है, आपको 2 सिग्मा दिखते हैं, 2 पाई दिखते हैं और आपको एक लोन पेयर भी दिखता है। अच्छा ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ लोन पेयर एज वेल एज बॉन्ड पेयर इज, अब तुम खुद सोचो, इसका मतलब इस X और इस Y के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ होगा, इस X और इस Y के बीच में डबल बॉन्ड हुआ होगा, तभी तो 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड की कहानी रोल में फिट बैठेगी ना, अदरवाइज कैसे काम चलेगा, बराबर। अच्छा, अब उसके बाद लोन पेयर भी है बाबा जी, तो ये इस तरीके से, इसका मतलब यहाँ की हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हुई, sp2 हो गई। अब अगर ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो क्या ये स्क्वायर पिरामिडल दिखता है तुमको, नहीं, तो काट दीजिए। क्या ये आपको लीनियर दिखता है, नहीं, तो फिर कौन है ये, ट्राइगोनल प्लेनर। बल्कि तुम्हें तो मॉलिक्यूल भी आइडेंटिफाई करते आ जाना चाहिए, SO2 के जैसा नहीं लग रहा है, S डबल बॉन्ड हो, S डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे लोन पेयर, खत्म, नथिंग, क्यों, मतलब क्या बोलूँ इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी फालतू है। 12 में आते हैं। देखो, कई बार आपको स्टेटमेंट प्रॉब्लम ऐसे मिल सकते हैं कि आपको चारों ऑप्शन के बारे में जानकारी नहीं हो, तो ऐसे में जो बचे हुए 3 ऑप्शन होते हैं, बचे हुए 2 ऑप्शन होते हैं, वो सही है कि वो गलत है, उनके बेसिस पे भी हमें डिसीजन लेना पड़ता है। अभी जैसे कि वो ये बोल रहा है कि Na से अगर आप Na+ में जाओगे, आप Na यानी कि सोडियम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो आप इनडायरेक्टली इसमें क्या कर रहे हो, आयनाइजेशन कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब ये आयनाइजेशन नामक बला हमने पढ़ी थी 3rd चैप्टर में। आयनाइजेशन में आपको एनर्जी देनी पड़ती है ना यार, तभी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। एनर्जी दोगे मतलब Na एनर्जी को कंज्यूम करेगा, खाएगा वो एनर्जी, तो ऑब्वियसली Na से Na+ जाना इज एन विच प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस। और यहाँ पे वो फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहा है। हो सकता है जिस इंसान का ये क्वेश्चन गलत हो, उसकी नज़र से ये जो फॉल्स वर्ड है मे बी ये चूक गया है, बट पेपर में आपको ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फॉल्स, ठीक है, नो, इस तरह के वर्ड्स आपको भूलने नहीं है। तो डी ऑप्शन तो आपका करेक्ट आंसर हो ही नहीं सकता, चलो जान दो। अब ये बोल रहा है द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपके मेटालिक बॉन्ड की बहुत ज़्यादा होती है हाइड्रोजन बॉन्ड से। हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा पावरफुल आपके होते हैं आयोनिक बॉन्ड, उसके बाद हो जाते हैं आपके कोवैलेंट बॉन्ड, फिर होते हैं आपके मेटालिक बॉन्ड, और फिर आपके आते हैं रोल में आप लोगों के वेंडरवॉल फोर्सेस। फिर वेंडरवॉल फोर्सेस में हम लोग उसको अगेन 2 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और आप लोगों के वो वीक फोर्सेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग और उसके बाद वेंडरवॉल फोर्सेस। याद आ रहा है आखिरी की क्लास जो हम लोगों की थी टाइप ऑफ वीक फोर्सेस, उसमें हम लोग यही काम कर रहे थे, तो मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हें याद मतलब भूल गए होगे। तो ऑब्वियसली मेटालिक बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा हाइड्रोजन से, क्योंकि मेटालिक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो उसको तोड़ने में एनर्जी भी ज़्यादा लग रही है, तो ये बात तो ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर सी कैसे आपने गलत किया, ये भी गलत हो गया। मैक्सिमम पोलराइजेशन ये टॉपिक पूछा जा रहा है या बताया जा रहा है फैजान्स रूल से। अब पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है बताओ, कि कोई भी कैटायन किसी दूसरे अनायन को अपने तरफ कितना आकर्षित कर पा रहा है। अब कोई भी कैटायन किसी भी दूसरे अनायन को कब आकर्षित कर पाएगा, जब वो साइज में छोटा होगा और जब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भर भर के होगा। फैजान्स रूल का सवाल है ये, तो ये बात भी ट्रू है, हमको तो लेकिन गलत स्टेटमेंट ढूंढनी है, तो ये बी कट गया। तो ऐसे में सीधा सीधा आंसर ए ही आना है। यानी कि अगर एक इंसान को ए के बारे में कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, अगर एक इंसान को ए के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो भी वो बाकी के 3 ऑप्शंस देख कर समझ कर क्या कर सकता है, चीज़ों को रूल आउट कर सकता है, ठीक है, एकदम तेजी से रूल आउट कर सकता है, फटाक से रूल आउट करेगा कि अरे वाह ये मेरा करेक्ट आंसर है। तो ऐसे में आपने क्या करना है, कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, उसको एक दूसरे नज़रिए से देखो, ठीक है, कि अच्छा ये ऐसे भी हो सकता है क्या। अच्छा, अब ऑप्शन नंबर ए से हमें क्या सीख मिलेगी। देखो ऑप्शन नंबर ए में वो बोल रहा है
अब उससे सीख मिलो। अगेन इस स्टेटमेंट को एक जीके फैक्ट की जैसे याद रखो। अब क्योंकि इतने सारे केमिकल्स हैं, आपको कैसे पता होगा कि कोई चीज़ डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी? तो इसके लिए हम लोगों ने एक वीडियो क्लास किया था। क्या नाम था उस पॉइंट का? रुको याद करने दो मुझे। एक हमने बैक बॉन्डिंग पढ़ा है, एक हमने बनाना बॉन्डिंग पढ़ा है, और एक तीसरा भी तो पढ़ा है, ब्रिज बॉन्डिंग। हाँ, तो उस ब्रिज बॉन्डिंग में हम यही तो करते थे, B2H6 ने 2 यूनिट्स आपस में क्यों जुड़े, क्यों BH3 एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों B2H6 एग्जिस्ट करता है, राइट? तो वहाँ वाली वीडियो क्लास जरा देखो तो शायद तुम्हें थोड़ा बहुत सुकून मिल सके। तो इसी को एक जीके फैक्ट के जैसे भी याद रख सकते हो। देखो क्या बोल रहा है कि एनहाइड्रस FeCl3 डाइमर बना ही नहीं सकता, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। एनहाइड्रस FeCl3 डाइमर बना सकता है, ठीक है, वो आप लोगों का डाइमर बना सकता है। अब वो डाइमर क्यों बनाएगा, इसके लिए तुम्हें क्या देख लेना चाहिए? इसके लिए तुम्हें लोगों को एक बार वाला जो वीडियो है, कौन सा भी, जहाँ पे अपन ये पढ़ते थे डाइमर वगैरह का, वो देख लो। खत्म। 14 वाला डाउट है, आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। ओके, सबसे पहले तो जो सिमेट्रिकल उन्हें उठा के फेंक दो, स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, बराबर। चलो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, 2,2 डाइमिथाइल मतलब एक ही पोजीशन पे यहाँ एक ही पोजीशन पे यहाँ। क्या लगता है, सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? क्या लगता है? ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये सिमेट्रिकल है, तो ये ऑप्शन गया। अच्छा, ट्रांस 2 पेंटीन। ट्रांस वर्ड अगर तुमने पूछ रहे हो तो मैं बता देती हूँ, वैसे बीच क्लासेस में हमने कई बार इस पर डिस्कशन किया है। ट्रांस मतलब कोई भी 2 सेम ग्रुप्स एक दूसरे पे 180 डिग्री पर है, ठीक है। अब जैसे अगर आपको नॉर्मल पेंटेटुईन बनाने को कहा जाता, कैसे बनाते? CH3, मतलब पहले तो 5 कार्बन बना लेते, 1 2 3 4 5, ये CH3। सेकेंड पोजिशन 1, ये 2। सेकेंड पोजिशन पे डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है ना। अच्छा, यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दो तो कितने हो जाएंगे? यहाँ हाइड्रोजन हो गया 1, यहाँ हो गया 2। अब आपको बनाना है ट्रांस 2 पेंटीन, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ऐसा, इस तरफ में क्या है, एक ये CH3 ग्रुप, यहाँ पे ये एक H का ग्रुप। अच्छा, बाजू वाले कार्बन के पास क्या है? बाजू वाले कार्बन के पास एक H है, तो ये लो H, और वो जो लंबी सी उसके पास 2 कार्बन की चेन है CH2 CH3। ये देखो, ये दोनों ग्रुप एक दूसरे से 180 डिग्री पर है, यानी कि क्या ये सिमेट्रिकल है? देखो, सिमेट्रिकल तो नहीं है, बट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है। डाइपोल मोमेंट कुछ तो होगा, बट 0 तो नहीं होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें आ जा 2,2 3,3 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन का। सेकेंड पोजीशन पे वो लगाने को कह रहा है 2-2 मिथाइल ग्रुप। थर्ड पोजीशन पे कह रहा है 2-2 मिथाइल ग्रुप। ये पूरा स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है, तो यानी कि यहाँ तो डाइपोल मोमेंट भूल ही जाओ। तो A और D तो ऑप्शन से ही हट गए। सिस 3 हेक्सीन। हेक्सीन मतलब 6 कार्बन, ठीक है। और भी इन आपको थर्ड पोजीशन पे चाहिए, 1 2 3 4 5 और ये 6 थर्ड पोजीशन पे, मतलब यहाँ। अच्छा, अब अगर आप इसको सिस बोलोगे, सिस का मतलब क्या होगा? दोनों सेम ग्रुप, एक दो आजू बाजू, तो क्या है, देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर में आपका वो 2 कार्बन की चेन, इधर में 2 कार्बन की चेन, इधर में हाइड्रोजन, इधर में हाइड्रोजन। बताओ कैसे? इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है? इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2। इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? sp3। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होगी? sp2। तो डायरेक्शन कहाँ होगा? इधर से इधर। इसका डायरेक्शन कहाँ होगा? ये कार्बन, इसका डायरेक्शन भी कहाँ होगा आप लोगों का? इधर से इधर। क्या ये दोनों डायपोल एक दूसरे को कैंसिल कर पा रहे हैं क्या? नहीं, इनका कुछ ना कुछ रिजल्टेंट होगा। अगर यही वाली चीज़ यहाँ नीचे होती तो नीचे होने से क्या होता? कैंसिल आउट कर देते। नीचे नहीं है, बाजू में है, तो कैंसिल आउट नहीं कर पा रहा है। इवन ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन को भी कैंसिल नहीं कर पा रहा है, इनका भी कुछ ना कुछ रिजल्टेंट निकल रहा है। और सेकेंड ऑप्शन में ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही देखो कैंसिल हो जा रहे थे। हाइड्रोजन भले ही ये दोनों भले ही कैंसिल नहीं कर पा रहे हो, बट हाइड्रोजन का तो इफेक्ट कैंसिल आउट हो रहा था ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का इफेक्ट कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी अपना असर दिखा रहा है। सो देयरफॉर 14th में हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट अगर कोई शो करेगा तो वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। सो करेक्ट आंसर विल बी सी। अच्छा, 15 में डाउट है। देखो, ये नोट्स कॉपी का सवाल है। अगर आपको इसमें डाउट है तो क्या कहा जाए, आप लोगों का ये नोट्स कॉपी का सवाल है। मैं बता भी देती हूँ ये मैंने कहाँ पढ़ाया है।
जब हम लोग आपकी VSEPR थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, ये सब जब पढ़ रहे थे ना पहली बार, जहाँ पे मैंने तुम लोगों को एक्शियल, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स ये सब सिखाए हैं, वहाँ पे आप जाना, वहाँ पे मैंने तुम्हें ये PCL 5 का पूरा कट्ठा चिट्टा लिख कर दिया है कि अगर PCL 5 अगर रहेगा तो सॉलिड स्टेट में PCL 5 किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और आपके गैसियस फॉर्म में PCL 5 किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, राइट। अगर PbR 5 रहा तो उसका सॉलिड स्टेट में क्या फॉर्म रहेगा और उसका गैसियस स्टेट में क्या फॉर्म रहेगा, वहाँ पे एक एक इंफॉर्मेशन बताई गई है। PCL 5 से लेकर PbR 5 सब कुछ बताया है मैंने। अगर किसी को वो चार्ट याद है कि कौन से स्टेट में कौन सी चीज़ कैसे एग्जिस्ट करती है, तो उसको पता होगा कि आप लोगों का जो PCL 5, आपको ऐसा लगता है कि वो एक PCL 5 है, बट अगर आप उसकी फिजिकल स्टेट बदल देते हो तो उसकी फिजिकल स्टेट बदल देने से वो अलग अलग फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, अलग अलग फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता है। यानी कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मेरा PCL 5, तो आपका जो PCL 5 जो आपको इतना शरीफ दिख रहा है, वो PCL 5 इतना शरीफ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बेसिकली PCL 5 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। PCL 5 रियलिटी में दो चीज़ों का मिक्सचर है। मिक्सचर किसका? दो चीज़ों का मिक्सचर है। वो मिक्सचर दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रहता है, ठीक है, दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में वो आपका रहता है। कैसे रहता है बताओ, कैसे रहता है, ये देखते हैं। अब जैसे ये आपका PCL 5 है, मैं PCL 5 को पूछूंगी कि PCL 5 तुम किस फॉर्मेट में रहते हो, तो PCL 5 बोलेगा मेरे दो फॉर्मेट होते हैं, ब्रैकेट PCL 4 पॉजिटिव, पॉजिटिव ब्रैकेट के बाहर कर लेना, मैंने गलती से अंदर डाल दिया है, PCL 6 निगेटिव। अब अगर PCL 4 पॉजिटिव रहा तो ज्योमेट्री को क्या कहेंगे? टेट्राहाइड्रल और हाइब्रिडाइजेशन sp3। और अगर वो PCL 6 निगेटिव रहा तो वो ऑब्वियसली ये हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। मतलब बात PCL 5 की ही हो रही है, इतना तो हमको पता चल गया। PCL 6 तो देखो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो D हटा दो और C भी हटा दो, क्योंकि PCL 4 भी एग्जिस्ट नहीं करता। अब ये बात किसकी हो रही है? ये आप लोगों के सॉलिड की हो रही है कि ये आप लोगों के गैस की हो रही है? सॉलिड स्टेट में PCL 5 का ये एग्जिस्टेंस रहता है, ये एग्जिस्टेंस रहता है, ठीक है। सिमिलरली अगर नोट्स कॉपी खोल के देखोगे तो तुम्हें ये पता चलेगा कि आप लोगों का क्या कहते हैं, PF 5 में सूडो रोटेशन होता है ना, ये भी चीज़ लिखवाई गई थी। PbR 5 भी PCL 5 के जैसे एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसमें ये चीज़ नहीं होती। सो इन केस अगर क्वेश्चन नंबर 15 तुम्हारा डाउट है तो मैंने प्रिसाइसली बता भी दिया है। जिस दिन आप लोगों को एक्शियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के बारे में पढ़ाया गया था, उस दिन की क्लास खोलो, उस दिन के आपके नोट्स में आपको ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है, नथिंग न्यू। और देयर इज नो SS बॉन्ड, ये वाला क्वेश्चन तो अभी हमने लास्ट क्लास जो की थी ना, ऑक्सी एसिड्स, उसी से तुम्हारा बन गया होगा विदाउट एनी गड़बड़ी। चलो अब आते हैं नेक्स्ट में। 17 में भी किसी को डाउट है, 17 भी समझ लेते हैं। देखिए 17 में ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, कार्बन तो फिक्स है। स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड की बातचीत की जा रही है। अच्छा इसको समझते हैं। आप एक तरीके से इसको ओवरलैपिंग वाले कंसेप्ट के थ्रू भी समझ सकते हो। ओवरलैपिंग का कंसेप्ट कैसा है? केमिकल बॉन्डिंग खुद इतनी बड़ी हो जाती है कि आखिरी तक पहुंचते पहुंचते हम चीज़ें भूल जाते हैं, ठीक है। हम लोग क्या हो जाते हैं, चीज़ें भूल जाते हैं, हमें याद ही नहीं रहता है, ठीक है, हमें याद ही नहीं रहता है कि हमने क्या पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, है ना। तो ये ओवरलैपिंग का कंसेप्ट आप देखिएगा, जब आप ओवरलैपिंग का कंसेप्ट देखोगे तब आपको पता चलेगा कि अरे यार ये तो मेरा पढ़ा हुआ टॉपिक था, हाय ये मेरे से कैसे छूट गया, है ना, ये वाली चीज़। तो अभी यहाँ पे ओवरलैपिंग के हिसाब से इसको समझने की कोशिश करते हैं। कार्बन कौन सा? 2p, ये वाला कार्बन 2p, ये हो गया 2p। यहाँ पे भी कार्बन 2p, नाइट्रोजन भी 2p, कार्बन ऑक्सीजन 2p, और यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन 2p और 1s, 2p और 1s। समझ में आ रही बात? एक 2p है और एक 1s है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एक बातचीत। अब इसमें तुमको पूछा जा रहा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड आपको देखने को कहाँ मिलेगा? स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, तो अब इसमें कई लोगों को लगता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होना चाहिए कार्बन और ऑक्सीजन का। ये उन लोगों को सबसे पहले लगता है, सबसे पहले। तो देखो
सबसे पहले तो हम ए ऑप्शन और बी ऑप्शन में बात करते हैं। आप अगर किसी भी बॉन्ड की स्ट्रेंथ के बारे में बात करना चाहते हो तो आपको डेटा पता होने चाहिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के, बट क्या हम लोगों को वो पता हो सकता है? नॉट पॉसिबल ना। हम लोग डेटा कैसे लाएंगे एग्जाम पेपर में? तो अब ये समझो कि कार्बन और 2p और कार्बन कार्बन 2p 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 1s, जहाँ ये ओवरलैपिंग का कंसेप्ट सिखाया गया है वहाँ ये बताया गया है क्वांटम नंबर के साथ बॉन्ड स्ट्रेंथ का इनवर्स रिलेशनशिप चलता है, एन का बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ इनवर्स रिलेशनशिप चलता है। तो इस हिसाब से टॉप में ही आंसर आ जाता है कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, खत्म। टॉप में ही आंसर आ जाता है कार्बन एंड हाइड्रोजन विदाउट नो आर्ग्यूमेंट्स। सो देयरफॉर टाइम टू टाइम टॉपिक को रिवाइज करना ज़रूरी है। पेपर में सवाल एकदम आपके सिंपल से आते हैं, ठीक है, लेकिन उन सिंपल सवालों में भी, ठीक है, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये किस टॉपिक से आया है। ठीक है, अच्छा, और उसके अलावा इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी फ्रेम किया जा सकता था कि आप लोगों के पास ये जो 4 ठोक ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ठोक ऑप्शन में आप इसको अरेंज करिए। ठीक है, आप इसको अरेंज कर लीजिए, मतलब सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, इस तरीके से आप इसको अरेंज करो। ये भी एक ऑप्शन, ये भी एक टाइप का क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है। तो देखो, कार्बन हाइड्रोजन की तो समस्या सुलझ गई। अब बाकी के ए, सी और डी ऑप्शन यदि पूछे जाते तो तुम्हारा क्या जवाब होता? तब क्या करते बताओ? तो ऐसे में आपको थोड़ा सा अपनी ना बुद्धि चलानी है। ठीक है, आपको क्या करना है, अपनी थोड़ी सी छोटी सी बुद्धि चलानी है। अच्छा, अब वो बुद्धि जब आप चलाओगे उससे आपको पता चलेगा कि कौन सा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग है। थोड़ा सा सोचना और इसका जवाब मुझको ना इन तीनों को अरेंज करने का जरा अपने वीडियोस देखकर नेक्स्ट में मैसेज करना। अगर सही होगा तो मैं यस कर दूंगी, नहीं होगा तो मैं अगले वीडियो में उसको फिर एक्सप्लेन ही कर दूंगी। अच्छा, अब 19 के भी आंसर में इश्यूज हैं, उसको भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट सोल्यूबल इन H2? देखो, एक इंसान का मेरे पास प्रियांशु का ये डाउट है कि आप कैसे बात कर रहे हो लीस्ट सोल्यूबल, मोर सोल्यूबल। तो देखो, ये टॉपिक है फेजान्स रूल का। जब हमने फेजान्स रूल पढ़ा था तो वहाँ पे क्या क्या टॉपिक्स पढ़े हैं? आयोनिक कैरेक्टर, कोवैलेंट कैरेक्टर, सॉल्युबिलिटी। कैसे? देखो, देखो पहले तो सॉल्युबिलिटी H2O में पूछ रहा है। H2O मतलब पोलर, बराबर, H2O मतलब पोलर। आयोनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, आयोनिक कंपाउंड समझता है ना तुमको? आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो पोलर यानी कि वाटर में डिसॉल्व होना पसंद करते हैं। तो इसका मतलब अगर कोई स्पीशीज आयोनिक होगी, या ऐसा कह सकते हैं अगर किसी स्पीशीज के अंदर परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है किसके अंदर, वाटर के अंदर, वो भी कैसी रहेगी, ज़्यादा। अब हमें कैसे पता चलेगा किसी के अंदर परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा है कि कम? तो उसके लिए फेजान्स रूल है। खत्म हो गई बातचीत। उसके लिए कौन है आप लोगों का? फेजान्स रूल है। चलो, बराबर है। अब आगे क्या? तो ये जो फेजान्स रूल है उससे तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि है क्या। फेजान्स रूल कहता है कैटायन जितना छोटा होगा, ठीक है, आप लोगों का जो कैटायन है वो जितना छोटा होगा और एनायन जितना बड़ा होगा, ठीक है, आप लोगों का कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये देखो, एनायन हर जगह सेम है, तो एनायन के रिस्पेक्ट में तो कंपेयर ही नहीं करना है। सबसे छोटा कैटायन का है तो सभी एक ही ग्रुप के मेंबर हैं। सबसे छोटा मैग्नीशियम है, तो क्योंकि सबसे छोटा मैग्नीशियम है तो परसेंटेज ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर यहाँ पे मैक्सिमम होंगे। और सबसे बड़ा कौन है? मैग्नीशियम के बाद कौन आएगा? कैल्शियम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों के ग्रुप 2 का क्या है ट्रिक? बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए, मतलब कैल्शियम के बाद स्कूटर यानी कि SR आता है और फिर BA आता है, मतलब सबसे बड़ा साइज BA का है, मतलब परसेंटेज ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर यहाँ पे मिनिमम होगा। और जहाँ पे परसेंटेज ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर मिनिमम है वहाँ पे परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर क्या रहेगा? मैक्सिमम रहेगा। और जो स्पीशीज़
ठीक है, जो स्पीशीज जितनी ज़्यादा आयोनिक होगी, ठीक है, जो स्पीशीज जितनी ज़्यादा आयोनिक होगी वो पर्टिकुलर स्पीशीज आप लोगों के पानी के अंदर उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, डिजॉल्व होगी, उतनी ही ज़्यादा। तो यहाँ पे मैक्सिमम डिजॉल्व ये होगा, ये मैक्सिमम डिजॉल्व होगा। तो अगर ये मैक्सिमम डिजॉल्व हो रहा है तो मिनिमम डिजॉल्व कौन होगा, ऑब्वियसली ये। तो इसमें जिस इंसान को मतलब श्रेयन को अगर आंसर में डाउट लग रहा है, श्रेयन तुम यहाँ पे लीस्ट वर्ड खा गए हो जहाँ तक मेरा अंदाजा जा रहा है। तुमने कैसा किया है, तुम्हारी आंखों ने सल्यूबल पढ़ा है, H2O पढ़ा है, फजांस रूल सोचा है, लीस्ट तुमने देखा ही नहीं है। उसने सल्यूबल भी बोला है लेकिन आगे लीस्ट वर्ड भी लगा दिया है। तो पहले तो आप ये आयोनिक कैरेक्टर परसेंटेज ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर के हिसाब से आप अरेंज करने में लग गए और आपने सल्यूबल के हिसाब से आंसर ठोक दिया मैक्सिमम वाला। उसने लीस्ट पूछा था, तो ऑब्वियसली जो मिनिमम आयोनिक रखता होगा या फिर जो मैक्सिमम कोवैलेंट रखता होगा वो लीस्ट सॉल्यूबल होगा। इसीलिए 19 का जो आंसर है डी फॉर डॉग वो कतई गलत नहीं है, वो करेक्ट है। ठीक है, इसका आंसर डी ही आएगा। इन केस अगर कोई आर्ग्यूमेंट्स हैं, मेरे से कोई गड़बड़ी हुई है, आखिर मैं भी ह्यूमन भी नहीं हूँ, हर चीज़ हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकती ना, तो उसमें बताना, अब उसमें बातचीत फिर से और करेंगे। ठीक है, अच्छा 20, 21 नो डाउट, 22 नो डाउट। अच्छा हाँ, प्रियांशु ने 23 बोला था बट पगला क्वेश्चन नंबर बताना भूल गया था, चलो उससे बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दो एटम के बीच में इतना दिया है। अच्छा, मतलब अगर एक्स ए माइनस एक्स बी इक्वल टू आपको दिया है 2, या फिर मैं कह सकती हूँ डेल्टा एक्स की वैल्यू दी हुई है आपको 2, देन द परसेंटेज ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर इन द मॉलिक्यूल इज। अरे यार देखो, ये सवाल ना पूछने लायक नहीं है, इसीलिए पूछने लायक नहीं है क्योंकि ये एक फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। आप लोगों को एक फॉर्मूला लिखा कर दिया गया है परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर का। कहाँ पे लिखाया गया है, वो लिखवाया गया है आपकी प्रीवियस चैप्टर में, जो आपने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा है ना, पीरियोडिसिटी। मैं हिंट दे देती हूँ प्रियांशु, पीरियोडिसिटी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कंसेप्ट निकाल लो। फॉर्मूला होता है, कुछ मेरे को भी ठीक से याद नहीं आ रहा है, अंडर रूट होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स ए माइनस एक्स बी होता है, फिर एक और अंडर रूट आता है, फिर 1.6 टाइम्स ऑफ एक और होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है। इससे आपको परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर मिलेगा और फिर आप कोवैलेंट कैरेक्टर निकालने के लिए उसको 100 में से माइनस कर देना तो आपको आ जाएगा। दिस वॉज अ कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड सवाल, नथिंग एल्स। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर 25 भी किसी का डाउट है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल वुड बी स्टेबलाइज बाय द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। देखो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर किसी भी मॉलिक्यूल के पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एमओटी की बात कर रही हूँ, हाँ एमओटी, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब वो स्टार वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स उस सिस्टम को अनस्टेबल बनाते हैं क्योंकि उनमें एनर्जी कंटेंट ज़्यादा होता है, रिपल्शन वगैरह वगैरह एक्सेट्रा चीज़, डायरेक्ट बात कर रहे हैं। और जो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन सिस्टम को स्टेबल बनाते हैं। अब मान लो कोई एक चीज़ है, ठीक है, जैसे आपका घर है, लेट्स इमेजिन 4 पिलर 10 पिलर पे बना हुआ है, वो पिलर्स आपके घर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब किसी दिन कोई पगला आता है, उन पिलरों को तोड़ना शुरू करता है, तो क्या होगा, जो चीज़ आपके घर को स्टेबिलिटी दी हुई थी आप उसी को अगर हटाओगे तो स्टेबल चीज़ को हटाने से, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने वाली चीज़ को हटाने से सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। और अगर मान लेते हैं आपके घर में कोई एक झगड़ालू एलिमेंट रहता है, लेट से कोई झगड़ालू टेनेंट रहता है या कोई भी ऐसा इंसान है जो उस घर का माहौल बिगाड़ रहा है, अशांति पैदा कर रहा है, भंग कर रहा है चीज़ों को, अगर आप ऐसे इंसान को कट ऑफ कर दो अपनी लाइफ से, अरे तुम भैया निकलो, तो आपकी लाइफ बल्कि ज़्यादा सुकूनमयी नहीं हो जाएगी। तो यूजुअली किस चीज़ को निकालने से सिस्टम स्टेबलाइज होता है, उस चीज़ को निकालने से सिस्टम स्टेबलाइज होता है जो पहले से उसको अनस्टेबल कर रही हो। और मॉलिक्यूल्स के चीज़ में कौन अनस्टेबल करता है, एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स अनस्टेबल करता है। ये काफ़ी हद तक ठीक सवाल था, पूछने लायक। इसमें हो सकता है एक इंसान को मे बी डाउट आ जाए, ठीक है, मे बी हो सकता है कोई इंसान इसी तरीके से सोच कर इसको फटाफट सॉल्व कर ले, क्योंकि सारी ही चीज़ें
आप लोगों के क्या नाम है एमओटी चीज से पूछी गई है। अच्छा, अब हमें कैसे पता कि किसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे? मुझको भी नहीं पता। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तब तुमको पता चलेगा कि हाँ इसके पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त होगा अंडा। काहे? क्योंकि एमओटी में अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 14 हो तो रूल अलग चलता है, अगर ग्रेटर देन 14 हो तो रूल अलग चलता है। तो चलो कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। N2 का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा सिग्मा, अच्छा 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके पास, सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s*2, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s*2 बराबर। अच्छा, उसके बाद आता है पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। मैंने मेरी z को इंटरन्यूक्लियर एक्सेस माना है, इन दोनों के बाद दो दो इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसमें सिग्मा 2pz। अब बोलो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो भाई इसके पास है, बट अगर तुम्हें कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव करने को कहेगा तो तुम इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव करोगे? अपनी मर्जी से कहीं से भी उड़ा के ले जाओगे या फिर क्या करोगे? क्या उसके साथ मतलब क्या करने के वाले हो उस पर्टिकुलर स्पीशीज के साथ? उसका इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालोगे? तो तुम बोलोगे देखो हमने अभी तक जितनी भी केमिस्ट्री पढ़ी है उस केमिस्ट्री से कम हमारे दिमाग में इतनी अक्ल तो है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑलवेज आउटर से निकाला जाता है, कभी भी अंदर से खींच के नहीं निकाला जाता है ना। हमेशा इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकाला जाता है? आप लोगों के आउटर से निकाला जाता है। तो यानी कि अगर आपको कोई बोले कि जाओ जाके इलेक्ट्रॉन को आउटर से रिमूव करो तो आप वही काम करोगे, आउटर से ही रिमूव करोगे और इनर से तो रिमूव करोगे नहीं मूर्ख समान। तो आउटर यहाँ पे कौन दिख रहा है आपको? N2 के केस में सिग्मा 2pz। यहाँ पे N2 के केस में कौन दिख रहा है आप लोगों को? सिग्मा 2pz। यानी कि कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा? यहाँ से निकलेगा। ऐसी करते करते देख लो कि कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है, और जहाँ से निकालोगे और वहाँ पे उसको स्टेबिलिटी मिल गई तो समझ जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या है? वो तो आंसर जैसे तुम लोगों के पास है, तुम खुद ही कर लोगे। 28 में आंसर, 29 में आंसर, 30 में भी आंसर का लोचा है। ठीक है, LiCl, RbCl, BeCl2, MgCl2 दिया है कंपाउंड विद ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट आयोनिक कैरेक्टर। ओके, देखो पहले तो ना LiCl और RbCl में कंपटीशन लगाओ। नियम फजांस रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। परसेंटेज ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम कब होता है? जब कैटायन छोटा हो। वाई आई एम टॉकिंग अबाउट कैटायन? बिकॉज अनायन इज कॉमन। LiCl और RbCl में छोटा कैटायन कौन है? LiCl। तो LiCl में कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, बराबर है, आयोनिक कैरेक्टर कम होगा। चलो तो ये हम लोगों को समझ गए। LiCl और RbCl में आयोनिक कैरेक्टर किस में कम है? LiCl में। और RbCl में आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा है। सेम आर्ग्यूमेंट्स करिए, सेम टू सेम आर्ग्यूमेंट्स। अच्छा, सेम आर्ग्यूमेंट्स करने बैठे आप भी, आपने बड़े मज़े से बोला बिटवीन बेरिलियम और बिटवीन कौन? आपका मैग्नीशियम। किसमें आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा? तुम बोलोगे MgCl2 है भैया मेरे पास, इसमें आयोनिक कैरेक्टर मेरा क्या होगा? आपका ज़्यादा होगा। और BeCl2 में मेरा आयोनिक कैरेक्टर क्या होगा? आपका मिनिमम होगा। यानी कि ग्रुप वाइज तो हम कंपैरिजन कर ही चुके हैं, ग्रुप वाइज तो हम कंपैरिजन कर ही चुके हैं। अब आपको ये डिसाइड करना है कि इन सभी में सबसे ज़्यादा, सबसे मैक्सिमम कौन होगा। तो ऐसे में आप ये देखिए, लिथियम इधर आता है और बेरिलियम उसके बाजू में आता है, बराबर। लिथियम और बेरिलियम आजू बाजू वाले हैं। जब आप लिथियम से बेरिलियम जाते हो अलोंग द पीरियड साइज छोटा होता है। तो लिथियम और बेरिलियम में छोटा कौन हुआ? बेरिलियम। मैं लिथियम और बेरिलियम में कंपैरिजन कर रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे। लिथियम और बेरिलियम में छोटा कौन हुआ? बेरिलियम। तो लिथियम और बेरिलियम में क्योंकि बेरिलियम छोटा है उसमें अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, और क्योंकि उसके अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बिटवीन लिथियम एंड बेरिलियम, लिथियम में आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा हो गया होगा, लिथियम में आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा हो गया होगा। तो अगर मैं LiCl और अगर मैं BeCl2 में आयोनिक कैरेक्टर की बात करूँ तो आयोनिक कैरेक्टर किसके अंदर ज़्यादा है? LiCl के अंदर ज़्यादा है। किसके अंदर ज़्यादा है? LiCl के अंदर ज़्यादा है।
तो लीस्ट में कभी भी लीस्ट वाली जगह पे कभी भी LICL का नाम नहीं आ सकता। लीस्ट में कभी भी LICL का नाम नहीं आ सकता, और उसने दिया भी नहीं है। देखो ना, लीस्ट में या तो BECL2 लिख रहा है या तो RBCL2 MgCl2 लिख रहा है, समझ रहे हो, ऐसा वो हरकत कर रहा है। अच्छा, अब कंपैरिजन RBCl और MgCl2 के बीच में किया जा सकता है। कैसे? RB आपका ग्रुप 1 में है, Mg आपका ऊपर है। RB का देखो एक तो साइज भी बहुत बड़ा है, ठीक है, RB का साइज बहुत बड़ा है। इसको ना थोड़ा फेयर में सॉल्व करते हैं, 2 मिनट। हाँ चलो, RBCl और कौन है आपका MgCl2, इसमें अगर कंपैरिजन करें, पहले साइज वाले फैक्टर को देखते हैं। तो RB और मैग्नीशियम में साइज किसका बड़ा है? RB का। जिसका साइज बड़ा होगा आयोनिक कैरेक्टर भी उसका बड़ा होगा। किसी को अगर मेरी बातचीत से समझ में नहीं आ रहा है तो वो अपनी कैलकुलेशंस खुद करे। फजांस रूल तुमने भी पढ़ा है, क्योंकि तुमने भी पढ़ा है तो तुम्हें भी समझ में आएगा कि हाँ क्या बोला जा रहा है। साइज के हिसाब से RB बड़ा है, और बड़े होने से कोवैलेंट कैरेक्टर क्या हो जाता है? घट जाता है, और आयोनिक बढ़ जाता है। तो आयोनिक कैरेक्टर साइज के हिसाब से RBCl का ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन एक और फैक्टर होता है ना साइज के अलावा, कौन होता है? चार्ज भैया क्या कहते हैं? चार्ज कहता है कैटायन पे बड़ा चार्ज होना चाहिए। कैटायन पे अगर बड़ा चार्ज होगा तो आयोनिक कैरेक्टर भी तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। मैग्नीशियम पे +2 का चार्ज, RB पे +1 का चार्ज। तो फेजांस रूल के हिसाब से MgCl2 में कोवैलेंट ज़्यादा है, तो आयोनिक क्या रहा होगा? कम। तो यानी कि इधर से कान पकड़ो, उधर से कान पकड़ो, आखिर आयोनिक कैरेक्टर RBCl वर्सेस MgCl2 में किसका ज़्यादा आ रहा है? RBCl का। तो जब कंपटीशन RBCl वर्सेस MgCl2 कराया गया तो आयोनिक कैरेक्टर में कौन जीता? RBCl जीता। जब LICL और BECl2 में कंपटीशन कराया गया तो आयोनिक कैरेक्टर में कौन जीता? LICL जीता। जैसे तुम्हारा IPL मैचेस में होता है ना, ग्रुप्स में टीम्स आती हैं जीत कर, फिर जो 2 जीती हुई टीम्स होती हैं उन दोनों के बीच में फिर कंपटीशन लगाया जाता है। तो अब LICL और RBCl को कंपेयर करो, तो उसको तो हम पहले ही कंपेयर कर चुके हैं। बिटवीन LICL एंड RBCl किसका आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा है? RBCl का आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा है। तो 2 ही ऑप्शन पॉसिबल है, या तो C या तो B। D और A को रूल आउट कर दिया गया। क्यों रूल आउट कर दिया गया? D कहता है कि MgCl2 का आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा है। वो देखो यहीं से समझ में आ रहा है, हो ही नहीं सकता, है ना, हो ही नहीं सकता। जो चीज़ RBCl से कम आ चुकी है वो ओवरऑल बड़ी कैसे हो सकती है? ठीक है, तो 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं। अब बात आती है लीस्ट पर। चलो देखते हैं। तो लीस्ट वाले के ऑप्शन में आप घुस जाओ। लीस्ट में एक लीस्ट आयोनिक कैरेक्टर की टीम यहाँ से कौन सी है? BECl2 आया लीस्ट वाले ग्रुप में से, और यहाँ पे लीस्ट के ग्रुप में से कौन आया? MgCl2। अब BECl2 और MgCl2 के बीच में फाइट हो रही है कि लीस्ट आयोनिक कैरेक्टर किसका होगा। लीस्ट IC का मतलब होता है मैक्सिमम कोवैलेंट। तो कैटायन कंपेयर करा जाए, सेम चार्ज बेरिलियम मैग्नीशियम ग्रुप 2 के, साइज देखा जाए, बेरिलियम का साइज छोटा, तो जिसका साइज छोटा उसका मैक्सिमम कोवैलेंट कैरेक्टर यानी कि आयोनिक कैरेक्टर उसका लीस्ट। तो BECl2 वर्सेस MgCl2 में कौन जीता? BECl2 जीता। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर B। ठीक है, अब देखते हैं कि आंसर है क्या। 28 का B ही लिखा है श्रेयन, 28 सही है। बल्कि आप मान कर चलो 28 अभी तक के किए हुए फेजांस रूल के एक अच्छे सवालों में, जो आपके दिमाग पे अच्छा खासा प्रेशर क्रिएट करेगा। मतलब उतना नहीं करेगा, बट हाँ आप लोगों को कम से कम 2 मिनट जाएगा इस चीज़ को सोचने में कैसे करें। तो उसमें देखो बेस्ट चीज़ बताती हूँ, पहले कंपटीशन कराया करो सेम ग्रुप वालों के बीच में। जैसे मैंने किया LICL RBCl उसमें डिसाइड कर लो, BECl2 MgCl2 उसमें डिसाइड कर लो, खत्म। फिर कंपटीशन कराया करो सेम पीरियड, मतलब ऐसे उन लोगों के बीच में जो सेम पीरियड में आ रहे हैं, फिर जो बच गए उनमें भी करवा लिया करो। अब जब देखो ये एक अलग ग्रुप का, ये एक अलग ग्रुप का, तो साइज और चार्ज दोनों फैक्टर को देख के काम किया करो। ठीक है, इस तरीके से गाड़ी बढ़ती आगे। और इस टाइप का एक सवाल हम लोगों ने किया भी है, फेजांस रूल में तो नहीं किया है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, शायद
वो सवाल हमने हाइड्रेशन एनर्जी के वक्त किया है, बट जिसमें मैंने तुम्हें बहुत कहा था कि अभी तक का सबसे अच्छा एमसीक्यू रहेगा हमारे द्वारा, क्योंकि उस एमसीक्यू में हमने ये सब काम भी किया था कि साइज़ वाले फैक्टर के हिसाब से कौन बड़ा आ रहा है, चार्ज वाले फैक्टर के हिसाब से कौन बड़ा आ रहा है ना, वो बेस्ट था। वैसे 29 में भी आंसर का इशू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनसॉल्युबल इन वाटर। देखिए AgI एक पीपीटी होता है, आपने 10th में भी पढ़ा होगा, है ना, आपने 10th में भी पढ़ा होगा। AgI एक पीपीटी है, नहीं पढ़ा होगा तो मैंने पढ़ाया भी है। AgBr, AgCl, AgI 10th में भी पढ़ाया है और अभी अभी तुम्हें पढ़ाया है जब ये वीडियो बनाया गया था ना, आई थिंक लास्ट चैप्टर में, कलर ऑफ द कंपाउंड, वहाँ पे देखना। ये लोग पीपीटी हैं, ये पीपीटी हैं, और पीपीटी का ही मतलब होता है इनसॉल्युबल। तो सीधा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। KBr नहीं हो सकता क्योंकि एक आयोनिक कंपाउंड है, और आयोनिक कंपाउंड है, भले ही उसका आयोनिक कैरेक्टर कम निकले बट वो कम से कम पानी में सॉल्युबल तो होगा। और AgF भी एक आयोनिक कंपाउंड है। लोगों को ये सुनकर बड़ा दुख महसूस होता है, जैसे लोगों को ये अच्छा नहीं लगता ना कि AlF3 एक आयोनिक कंपाउंड है, वैसे उनको ये भी अच्छा नहीं लगता कि ये भी एक आयोनिक कंपाउंड है। तो इसका तो आंसर सोचना ही नहीं था। 29 का बी ये करेक्ट है, इसके आंसर में कोई गड़बड़ी नहीं है। 30 के बी में आता है, आपको एक कंपाउंड दिया गया ECl3 टाइप का। ओके, अच्छा, मतलब आपको आजू बाजू के एटम्स दे दिए हैं। सेंट्रल एटम बोरॉन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है, बिस्मथ हो सकता है। अच्छा, अब वो अगर ये पूछ रहा है कि अगर आपने सेंट्रल एटम चेंज किया तो सेंट्रल एटम चेंज करने से एंगल के ऑर्डर पे क्या असर पड़ेगा। पहली बात तो फास्फोरस और आर्सेनिक दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। फास्फोरस और आर्सेनिक अगर कहीं भी दिखे, दिमाग में धाई से तुम्हारे दौड़ना चाहिए ड्रैगो रूल। दिमाग में धाई से क्या दौड़ना चाहिए? ड्रैगो रूल। ड्रैगो रूल कहता है कि आप लोगों का ये जो क्या नाम है, फास्फोरस है, जो आर्सेनिक है, इनमें बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है, बट ज़्यादा डिक्रीज नहीं होता। ऑलमोस्ट ये लोग कैसे होते हैं? सेम। ये तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये तीनों ही ड्रैगो रूल को फॉलो करते हैं। ड्रैगो रूल, बॉन्ड एंगल जैसे जैसे आप नीचे जाते हो, अमोनिया का कितना होता है, और ये पी की अगर मैं बात करूँ, पीएच अभी तो उसमें आता है कुछ 90s के आसपास आता है। बॉन्ड एंगल का एग्जैक्ट डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, बट ये बॉन्ड एंगल डिक्रीज होते हैं हम समझते हैं, लेकिन इतना बड़ा डिक्रीज, अच्छा फिर तो इतना बड़ा डिक्रीज आपको आर्सेनिक में भी मिलना चाहिए, इतना बड़ा डिक्रीज आपको बिस्मथ में भी मिलना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ में बॉन्ड एंगल डिक्रीज होते हैं, बट इस पैटर्न में डिक्रीज होते हैं कि ऑलमोस्ट सेम होता है। जैसे फास्फोरस का होगा 99.8 तो आर्सेनिक का हो जाएगा 99.4। ये इस तरीके से, ये ऑलमोस्ट सेम चीजें। अच्छा, बट डिक्रीज होता है, ये हम मानते हैं, ठीक है, डिक्रीज होता है मानते हैं। फास्फोरस से जाओगे आर्सेनिक में डिक्रीज होगा, आर्सेनिक से जाओगे बिस्मथ में डिक्रीज होगा। तो ये डिक्रीज वाला पैटर्न आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, पहले तो वो उठा लो। तो देखो, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो गया, काहे गया? यहाँ पे इक्वल बोल के रखा है, ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, इक्वल नहीं होते, ऑलमोस्ट। और जब साथ में एक ऑप्शन आपको जहां दिया गया है जो इनको डिक्रीज होते हुए दिखा रहा है, तो कोई इंसान ऑलमोस्ट इक्वल के पास क्यों जाएगा? यही ऑप्शन टिक करोगे ना, तो बिना सोचे समझे आएगा आंसर बी, ढाई से। और अगर किसी को ये बी आगे कैसे आया इस पे डाउट है, तो एक बार बेंड्स रूल पढ़ो नोट्स कॉपी में, बराबर भेजे में बात घुसेगी कि अगर सेंट्रल एटम आपने जो लिया है वर्सेस एक और सेंट्रल एटम आपने जो लिया है, उन दोनों में अगर किसी का साइज छोटा रहा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रही तो क्या फ़र्क पड़ेगा। सो 28, 29, 30, 28 में एक इंसान की मिस्टेक हो सकती है अगर वो धैर्य से काम ना ले। 30 में भी मिस्टेक हो सकती है अगर वो अपने टॉपिक्स को कामली दिमाग में रिवाइज ना करे। 29 एब्सेंस ऑफ माइंड को इंडिकेट करती है, ठीक है, कोई बात नहीं, पहली बार टेस्ट दिए हो, चीज़ों को समझ रहे हो, इसी तरीके से इम्प्रूवमेंट होगा और कुछ नहीं। 25 में भी गलती हो सकती है, 23 में लेकिन गलती होना इज़ वेरी बैड। ये एक सीधा फॉर्मूला बेस्ड सवाल था,
ये बताता है कि आपको पुराने चैप्टर का कुछ याद नहीं है। सोचो तुम्हारे 4 चैप्टर्स पढ़ा के हो गए, 12th वालों के अभी 2 चैप्टर्स साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, प्लस अदर चीज़ें अलग, प्लस अभी तुम्हारा आज से केमिकल इक्विलिब्रियम में स्टार्ट कर रही हूँ। मुझे ये फॉर्मूला याद है, मेरे को एग्जैक्ट फॉर्मूला याद नहीं है। क्यों याद नहीं है? मुझको पेपर थोड़ी ना देना है। अगर मुझे फॉर्मूला याद नहीं भी होता है तो मेरा क्या जाता है, मेरे पेपर तो हो गए, जो होना तो हो गया। पेपर तुम्हें देना है, फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। कोई मुझे अगर अभी भी बोलेगा कि कल तुम्हारा पेपर है, रात में मैं पूरी केमिस्ट्री रिवाइज करके बैठो, मैं बैठ जाऊंगी अगले दिन पेपर देने पूरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि मेरे को भले ही अभी एट द प्रेजेंट चीज़ें याद ना भी हो, एक रात मिलेगी 24 घंटे तो मैं पूरा रिवीजन कर लूँगी, क्योंकि मुझे सिर्फ एक नज़र दौड़ानी है और नज़र दौड़ाने के बाद चीज़ें दिमाग में आ जाएंगी। लेकिन तुम्हें पेपर देना है, तुम्हें नज़र नहीं दौड़ानी है। तुम एक तो पहली बार भी पढ़ रहे हो तो तुम्हें एकदम घोट के पीना है। जब मैं पहली बार भी पढ़ी थी ये चीज़, तो रात के में भी कोई अगर उठा के पूछ ले केमिस्ट्री, तो एकदम रटे हुए फॉर्मूले मेरे मुंह से निकलेंगे। और केमिस्ट्री इज़ द स्कोरिंग, क्या कह सकते हैं, टॉपिक या चैप्टर या फिर सब्जेक्ट ऑफ जेडबली। वही रैंक डिसाइड करता है, जैसे बार बार तुम्हें ये चीज़ अंकित द्वारा बताई गई है। अच्छा, और क्वेश्चन नंबर 19 में भी अगर गलती हुई है तो वो अच्छी बात नहीं है, वो शेमफुल है। आप लीस्ट वर्ड खा गए यार, मतलब अच्छा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, इसको भी तुम अपने कॉपी में एक ऑर्डर में अरेंज करके रखो, ये भी एक अच्छा सवाल है। बल्कि तुम मुझे अरेंज करके दिखाओगे इन तीनों को। कल को मान लो इन्हीं 4 ऑप्शन को अरेंज करने को आ गया, फिर क्या करोगे? अगर इस अभी मैंने 17 में तुम्हें करेक्ट आंसर बता दिया और बाकी 3 ऑप्शन के लिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया, जाने दो ना, वो तो गलत है ना, उसको मत पढ़ो ना। क्यों? अगर कल को उन्हीं 3 क्वेश्चन को ऑप्शन को अरेंज करने आ गया तो उनमें तो देखो टूपी है, फिर क्या करोगे? तो नोट्स कॉपी पढ़ो, ओवरलैपिंग का कंसेप्ट रिवाइज करो। अच्छा, ये वाली चीज़ भी अगर तुमसे नहीं बनी है क्वेश्चन नंबर 15, इसका मतलब नोट्स कॉपी रिवाइज नहीं की गई थी। अच्छा, और क्वेश्चन नंबर 12 तो देखो यार बहुत सिंपल सा था, 11 में भी पूछने लायक कुछ नहीं था, 9 में हाँ आंसर में गड़बड़ी थी, और उसके बाद 5 एक जीके फैक्ट था, और 2 भी अगर गलत हुआ है तो वो एक शेमफुल एक्ट है। एक बार मैं चीज़ें देख लेती हूँ कि कहीं किसी का कोई डाउट बच तो नहीं गया है। तो एक पर्सन एक्स ने मुझसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पूछा था, उसको मैं बता चुकी हूँ। स्टेबलाइज्ड बाय डायटोमिक मॉलिक्यूल वो कैसे करेंगे वो भी मैंने बता दिया है। लीस्ट सोल्यूबल या का ज़्यादा सोल्यूबल कब होगा ये भी बता दिया है। और आखिरी वाला सवाल बॉन्ड एंगल से रिलेटेड वो भी बता दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर्सन पे जाते हैं। उस नेक्स्ट पर्सन ने मुझसे पूछा था क्वेश्चन नंबर 15, उस 15 में बता दिया गया है, 15 वाला सवाल नोट्स कॉपी का है। और उसके बाद उसने बोला था 30 क्वेश्चन पूछा था बॉन्ड एंगल वाला, वो तो अपन डिस्कस कर, आखिरी के 3 पूछे थे 28, 29, 30 वो डिस्कस हो चुके हैं। 9th पूछा है, 9th का, हाँ इसमें आंसर गड़बड़ है। 19th भी मैं बता चुकी हूँ। अच्छा, उसके बाद अभी एक और नेक्स्ट पर्सन में आ जाते हैं। तो इस तरीके से वैसे सारे ही डाउट्स हो गए हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी ने सेम पूछा कर। क्वेश्चन नंबर 2 ये रह गया है, नहीं ये हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 गलत करने वाले इंसान तुम्हारे लिए क्या करें, 11 भी गलत किया उस प्राणी ने, हे भगवान। 17 देखो गलत हो सकता था, वो मैं मानती हूँ। 19, हाँ बाप रे, 19 तो अगर तुमने गलती की है तो वो बाबूराव वाला मोटा चश्मा लगाओ। अच्छा, 25 भी एक हो सकता है, इंसान से अंडा दे दिया जाए। 12, 14 और 30 लीव किया है। 30 अगर लीव किया है किसी ने तो ड्रैगो रूल, बेंट्स रूल पढ़ो, डाउट आए 50 बार पूछो, ठीक है, लेकिन पढ़ो। अच्छा, 12 को देखो तुम हिट एंड ट्रायल कर सकते थे नीचे के 3 ऑप्शंस को लेकर, छोड़ने लायक कुछ नहीं था उसमें। 14 भी छोड़ने लायक नहीं था, उसमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था। स्ट्रक्चर ड्रॉ करना तुम्हें गधेड़ो 10th में सिखाया गया है, तुम्हें नॉर्मल लोगों के जैसे नहीं पढ़ाया गया है कि जो किताबी बोर्ड की बुक में लिखा है उसको पढ़ लो, रट लो, एग्जाम में लेके 99% ले आओ। जो भी लेके भी आए हो, जो तुम्हें ये सब स्ट्रक्चर बनाना सिखाए हैं 10th में, इसलिए नहीं सिखाए कि तुम 11th में आके अंडे दोगे। अच्छा, तो बस ख़त्म। और मेरे हिसाब से अभी सारे डाउट्स हो चुके हैं सॉल्व, जितने ने भी मुझे अटेम्प्ट भेजा था। और जिन्होंने नहीं भेजा है वो अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं बहुत ही तेज़ी से, बहुत तेज़ी से। तुमने वो डॉगीज़ देखे जब उनको वो लोग क्या करते हैं, जब उनको बहुत खुशी होती है, जब उनको बैठना होता है
किसी जगह तो अपने पंजों से देखना उस जगह को वो डग आउट करते हैं, मिट्टी या रेत जो भी है, वैसे ही आप अपनी कब्र खुद खोद रहे हो जिन्होंने काम तक नहीं किया। और अगर कोई मुझसे ये कहेगा कि मैडम आपके सब्जेक्ट में हम पीछे चल रहे हैं, तो बस मुझसे स्लो कोई और कैसे हो सकता है? मैं तो कछुए से भी स्लो हूँ। हाँ, कछुए से भी स्लो हूँ मैं तो। मेरे सब्जेक्ट में कोई पीछे कैसे हो सकता है? आई जस्ट डोंट नो। तुम अगर कल को ये बोलोगे कि हाँ मैं अंकित सर के सब्जेक्ट में ना पीछे चल रहा हूँ, मैं मान भी सकती हूँ, ही इज़ फास्ट, वेरी फास्ट। मेरे सब्जेक्ट में कोई कैसे पीछे हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब एक इंसान ने अपना दिन का काम डेली नहीं किया हो। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से हमारा केमिकल बॉन्डिंग समाप्त होता है। और आप लोगों का एक टेस्ट पेपर ऐसे ही सवालों का मैं एक और आपको दूंगी बनाकर, तो ताकि आप सेल्फ एनालिसिस कर सको कि क्या गड़बड़ है, क्या सही है। और प्रोबेबली वो भी नेक्स्ट संडे ही रहेगा, तो ताकि जिन आलसी खोरों ने अटेम्प्ट तक नहीं किया है वो एटलीस्ट अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। नहीं करोगे तो याद रखना चैप्टर्स आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे के चैप्टर्स को रिवाइज करने का एक इंसान को मौका नहीं मिलता है। डरपोकों के भांति अभी तो मेरा पूरा टॉपिक प्रिपेयर नहीं हुआ है, बैठे रहने से बेटर है एग्ज़ाम दो। ठीक है, कुछ कम आएगा बट एटलीस्ट जो तुमने पढ़ा है वो भी तुमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये तो पता चलेगा। फजान सूल तो पढ़े थे, कोई इतना तो मेरे से पीछे नहीं हो सकता ना। मानती हूँ 1 या 2 टॉपिक पीछे हो सकते हो, लेट से मेरा चैप्टर खत्म हो गया, तुम्हारा डायपोल मूवमेंट चल रहा है, बट ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि फजान सूल में अभी पढ़ रहे हो, बाकी है तुम्हारा। तो क्या तुमसे 28 सवाल बना? क्या तुम 29 पिछले चैप्टर का देख के कर पाए? क्या तुम 23 क्वेश्चन लास्ट चैप्टर का रिवाइज करके याद कर पाए? नहीं कर पाए या कर पाए? ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाती। ठीक है, चलो तो प्रवचन मोड ऑफ करते हैं, डाउट डिस्कशन खत्म हो चुका है। हाँ, मैंने पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए थे तुम लोगों को लास्ट में, उसमें अगर किसी का कोई डाउट है तो बता देना। अच्छा, और उसके अलावा आज एक और क्वेश्चन सेट शेयर किया जाएगा। वो वाला जो क्वेश्चन है आप लोगों का किधर है? आई थिंक मैं शेयर कर चुकी हूँ कि नहीं किया है, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है। ठीक है, मैं देख लूँगी कि वो शेयर किया है कि नहीं किया है। ऑक्सी एसिड्स हम लोगों के द्वारा लास्ट पढ़ा हुआ टॉपिक था। ऑक्सी एसिड्स के मुझे नोट्स दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, मैं चेक कर लेती हूँ। उसमें अगर मैंने कुछ MCQ दिए होंगे जो 10 के आसपास होंगे, अगर मैंने दिए हैं तो ठीक है, आई एम नॉट श्योर, मुझे याद नहीं है और मुझे PDF दिख भी नहीं रहा है। अगर मैंने ऑक्सी एसिड्स के जो नोट्स हैं, अगर उसमें होमवर्क क्वेश्चंस दिए हैं और अगर वो होमवर्क क्वेश्चंस 10 या 12 सवाल हैं, ठीक है, तो वो 10 या 12 सवाल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, मतलब मोर देन सिंगल ऑप्शन उसमें करेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सावधानी बरतिएगा और सावधानी के साथ वो काम करिएगा। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हम लोग अब यहाँ पर रोकते हैं और उसके आंसर की मैं शेयर कर दूंगी। तो पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मतलब मोर देन करेक्ट टाइप क्वेश्चंस, और एक MCQ मैच द पेयर भी देने वाली हूँ। अगर इन क्वेश्चंस में किसी भी चीज़ का आंसर मैच नहीं हो रहा है या फिर अभी जो हमने डिस्कशन किया है उस डिस्कशन की बातचीत आपके भेजे में अगर नहीं गई है तो फिर से मैसेज करो, मैं फिर से एक बार रिपीट बता दूंगी। ठीक है, तब तक करो जब तक तुम्हें समझ में नहीं आ जाता, बट अपनी तरफ से भी कोशिश करना थोड़ी सी टॉपिक्स को देख कर रिवाइज करने की, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। बट वो करने पे भी अगर नहीं आ रहा है तो फिर से एक बार मैसेज कर देना। ठीक है।